आपका फर्स्ट एल्बम कौन सा था? 1988 में। पुरानी फिल्मों में क्या खासियत है जिन्हें एक बार देखने के बाद बार बार मन करता है? लेकिन जो सीने में आ गई। मैंने भी कुछ गंदे गाने नाच प्रोग्राम करने वाली गायिकाओं के लिए लिखे हैं। पवन सिंह की बात करेंगे, जहाँ खेसारी लाल जी की बात करेंगे, बहुत अच्छे गायक नहीं है। गंदे गानों की लोकप्रियता जल्दी मिल जाती है। भोजपुरी में जो अश्लील गाना चलता है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लड़कियों का नाम लिया जाता है, सीधा उनके अंगों का नाम लिया जाता है, सीधी जात पात। सबसे ज्यादा जो अश्लीलता है वो भोजपुरी में है। वही गीत अमिताभ बच्चन साहब पे फिल्माया जाता है तो वो गीत गंदा नहीं है। राजनीतिक में आगे क्या कारण था? हमारे पिताजी ने हमें राजनीति में आने को मजबूर किया कि किसी का कर्जा मत रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही खास इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए तो जिनको हम देखते थे यूट्यूब, फेसबुक, फिल्मों में, एल्बम में, आज हम उनके बीच हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इधर विनय बिहारी जी हैं और इधर राइटर राज जी हैं, जो कि भोजपुरी के मशहूर गीतकार राइटर विनय बिहारी जी और अंगिका के मशहूर गीतकार राइटर राज जी। तो अभी हम इनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भैया मेरे तरफ से प्रणाम और स्वागत है आपका। भी नमस्कार है, आपके चैनल को भी नमस्कार है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत प्रोत्साहित हमारी तरफ से किया जा रहा है। मैं पुराने छोटे भाई रामाश्रय राज जी के साथ बैठे हुए हैं और आप सभी दर्शकों को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। आपका भी चंदन ब्लॉगर्स के सभी दर्शक देख रहे हैं और बड़ा ही आज सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। 4-5 वर्षों बाद भैया से मिलने का सहयोग मिला, भैया विनय बिहारी जी, और इनका आशीर्वाद लेने ही पहुंचे हैं पटना आज इनके आवास पर। बहुत अच्छा लग रहा है। आज चंदन ब्लॉगर्स को भी आशीर्वाद करके उन्हें खुश करेंगे। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट एल्बम कौन सा था? बहुत पुरानी बात है। 1988 में जब मैं मुजफ्फरपुर रामदयालु सिंह कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय में मोती झील मुजफ्फरपुर में एक कंपनी चला करती थी, संगीत महल SM सीरीज। कैसेट का नाम था चंपारण के बाबू। 1988 में मेरा पहला गाया हुआ और लिखा हुआ। आपने भैया इतना नाम, इतना शोहरत कमाए हैं संगीत के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आप राजनीतिक में आ गए, क्या कारण था? नहीं, कोई कारण नहीं होता है कभी। मेरा मन पहले भी नहीं लगता था राजनीति में, आज भी नहीं लगता है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि किसी का कर्जा मत रखिए। एहसान का कर्जा, वोट का कर्जा, पैसे का कर्जा, ये सब कर्जा ले करके मरिएगा तो फिर सधाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। जिस जनता ने हम पे भरोसा करके, हमारे यहाँ की जनता ने हमें निर्दल जिताया, और इसके लिए मैं एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक का कर्जदार हूँ। आज बाकी साथी भी मेरे सांसद हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, लेकिन निर्दल जीतने का सौभाग्य इन लोगों को नहीं मिला, मुझे मिला है। तो जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया और उसको मैं धोखा दूं, ये संभव नहीं है। इसलिए कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है, जुबां मिली है हम जुबां नहीं मिलता। संसार के सारे सुख तो किसी को नसीब होंगे नहीं, एक जाता है तो एक आता है। हमारे पिताजी ने हमें राजनीति में आने को मजबूर किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी हमको विधायक देख करके मृत्यु को प्राप्त हुए। तो एक खुशी ये है कि मेरे पिताजी मुझे विधायक बनते हुए देख चुके हैं। लेकिन भैया पुरानी फिल्मों में क्या खासियत है जिन्हें एक बार देखने के बाद बार बार मन करता है? लेकिन अभी नए फिल्मों में देखते हैं वैसा बात नहीं होता है। नई फिल्मों में क्या है, वही फिल्में चलेंगी जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग अच्छा होगा, कथानक अच्छे हों और किरदार अच्छे हों। ऐसा नहीं लगे कि ये रोल जो है इनसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ये डायलॉग जो है इसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई वजन नहीं है। कहानी है ये, इस फिल्म में देखे थे, उस फिल्म में देखे थे, उस फिल्म में देखे थे। तो जब कोई फिल्म की कहानी 4-5 फिल्मों में दर्शक देख चुका है तो वो तो यही कहेगा उसकी कॉपी है। कॉपी करने का जो काम है उसमें नकल भी अकल के साथ और इस स्तर का होना चाहिए, इस स्तर से हो कि आदमी को नयापन लगे या आदमी को अच्छा लगे। मैंने हम सिनेमा को एक अलग भाषा में, अलग भाव में कहें तो सीने में आ, जो सीने में आ गई, मतलब दिल को भा गई, वो सिनेमा है। उसमें स्टार कोई हो, गीतकार कोई हो, संगीतकार कोई हो,
लेकिन मैं अभी जब से इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स की दुनिया में आया हूँ, लगातार तीसरी बार विधायक हूँ और ये सौभाग्य भोजपुरी में सिर्फ मुझे ही प्राप्त है कि निर्दल चुनाव जीता 12,000 से, फिर बीजेपी से जीता 18,000 से, फिर तीसरी बार बीजेपी से जीत के आया 30,000 से। ऐसा सौभाग्य अभी तक तो किसी को नहीं मिला है। जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी नए कलाकारों के लिए क्या आपका सहयोग रहेगा? नए कलाकारों के लिए हम यही कहेंगे कि आप अगर अच्छा लिखते हैं तो और अच्छा लिखिए, आप गाते हैं तो और अच्छा गाइए। और भोजपुरी अगर मातृभाषा है तो मातृभाषा को हम माँ अगर कहें तो माँ का जो आंचल है उसको कम से कम गंदा करें, अश्लीलता को बढ़ावा न दें, लक्ष्मण रेखा पार न करें। तो होली में आप चटनी की तरह चटनी पेश कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बच के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने अपने प्रारंभिक चरणों में कुछ गाने लिखे, बाद में अफसोस हुआ कि मुझे वैसे गाने नहीं लिखने चाहिए। तो जो अफसोस मुझे गीतकार बनने के 2, 5, 7 साल बाद हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी कुछ गंदे गाने नाच प्रोग्राम करने वाली गायिकाओं के लिए लिखे हैं। लेकिन आज के जैसे गंदे गाने उस समय नहीं होते थे। जो नए लोग हैं, जिनकी कलम में ऊर्जा है, वो अपनी बुद्धि और अपनी ताकत जो है, कलम की जो ताकत है, उसको सही दिशा में ले जाएं, अच्छा काम करें कि कभी अफसोस ना हो कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन क्या होता है, वाल्मीकि जी बाद में रामायण की रचना किए, लेकिन कहानी में तो आता ही है कि उनका पहला नाम रत्नाकर था और वो डकैती करते थे। ठीक है, फिर भी हमें जनता ने उन 2-5 गानों के लिए माफ़ किया है, क्योंकि माफ़ नहीं किया होता तो मैं विधायक नहीं होता। इसीलिए अपने जो सहयोगी, जो हमारे बाद के जो लिरिक राइटर हैं, जो गीतकार हैं, उनको मैं कहूँगा अश्लीलता से दूर रहिए, अच्छे गाने लिखिए, ताकि आपको भी कभी अफसोस ना हो। कभी मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ, मानना न मानना आपकी मर्जी है। भैया अभी देखते हैं कि भोजपुरी में जो अश्लील गाना चलता है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब सुनने लायक भी गाना नहीं होता है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, पर्दा बहुत ज़रूरी है। चटनी को सब्जी की तरह नहीं खाना चाहिए। अब भोजपुरी में अश्लीलता ऐसे नहीं है। मेरे जन्म के पहले के भी गाने हैं जो मुझे याद हैं जिसमें अश्लीलता है। ऐसी चीज़ को बढ़ावा देने के बारे में नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मैथिली भाषा से सीखनी चाहिए, अंगिका से भी सीखनी चाहिए कि अंगिका और मैथिली भाषा में बहुत ही कम इने गिने गाने होंगे, वो भी शायद मिथिलांचल में तो मिलेंगे भी नहीं। जिम्मेवार तो दोनों है ना, श्रोता भी हैं। और देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, लोगों को गंदे गानों की लोकप्रियता जल्दी मिल जाती है, तो लोगों को लगता है कि गंदे गाने गाओ, बोलेरो कसवाओ, हवाई जहाज़ में उड़ो, जल्दी सिनेमा का हीरो बनो। और इस परंपरा ने भी बहुत प्रभाव डाला है। मिथिलांचल के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा, आदर दूंगा कि वो लोग ऐसे गंदे गानों को सुनते नहीं और अश्लील कोई गाना वहाँ बनता भी नहीं है। मिथिलांचल में तो यही मैंने देखा है, कमोबेश अंगिका में भी हमने यही देखा है कि इतने असभ्य गाने बिहार में अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये 5 भाषाओं के गीत बनते हैं और गायक और गायिका इन भाषाओं के गीत गाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अश्लीलता है वो भोजपुरी में है, ये कहने से कहीं भी संकोच नहीं है। लोग गंदे गानों को बना रहे हैं, शायद यही वजह है कि भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल नहीं हो रही है। मिथिलांचल की भाषा है मैथिली, आज वो अष्टम सूची में शामिल है। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लीलता आई है उसके लिए हमारे श्रोता और दर्शक सजग हों, ताकि हम मैथिली की तरह समृद्ध हो सके। जब भी कोई द्व्यर्थी गाना रिलीज होता है तो उस पर मिलियन व्यूज आते हैं, और आप जैसे कलाकार गाना गाते हैं, सामाजिक पे गाना, पारिवारिक गाना गाते हैं, तो उस पर व्यूज नहीं आता। तो ऐसे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यहाँ तक मानना है कि अगर हम गंदे गाने सुनना बंद कर दें तो निश्चित तौर पे जो गंदे गीत गाते हैं वो लोग गाना बंद कर देंगे। डबल मीनिंग गाने हो तो बात चलती है। डबल मीनिंग तो मैंने भी बहुत सारे गाने लिखे हैं। बात डबल मीनिंग की नहीं है, अब तो सिंगल मीनिंग है। सीधा लड़कियों का नाम लिया जाता है, सीधा उनके अंगों का नाम लिया जाता है, सीधी जात पात पे बात होती है। इतनी गंदगी जो आई है, इतना छूट जो समाज ने दे रखा है,
दोनों ही कारण है। और मैंने अपनी बात में कही, गायक गीतकार दोषी हैं ही, साथ ही साथ हमारे श्रोता दर्शक भी दोषी हैं और इससे वो मुक्त नहीं हो सकते। सिनेमा में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखने पड़ते हैं। अब वही गीत अमिताभ बच्चन साहब पे फिल्माया जाता है तो वो गीत गंदा नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा भाग है, बिस्तर पे लेटा दो गधे का क्या काम है, खोल मेरा ताला वो चाबी वाले, ये भी गाना था पत्थर फिल्म में। बहुत सारी जो फिल्में हैं उसमें सिचुएशन के हिसाब से, अब कोई विलन के अड्डे पे गाना है तो हरे रामा हरे कृष्णा तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज भी पुराने गानों की मांग क्यों है, उन गानों में आत्मा थी और वो गाने जो हैं कहीं ना कहीं उसमें म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर, सिंगर और जिस तरह के फिल्मों में गाने डाले गए उन सभी का जो मिला जुला असर है कि आज भी किशोर दा के गाने, रफ़ी साहब के गाने, लता जी के गाने, नूरजहाँ के गाने, शैलेंद्र जी के गाने आज भी बजते हैं। जो सिंगर आज का मिलियन बिलियन में अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मिलियन बिलियन, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी लता जी की तरह भारत रत्न हो सकते हैं, पद्म श्री शारदा जी की तरह हो सकते हैं, पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी की तरह हो सकते हैं, पद्म श्री अवधी गायिका और भोजपुरी गा करके मालिनी अवस्थी जी ने जो एक मकाम कायम किया है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छे काम नहीं करेंगे तो ये सब पुरस्कार से आप वंचित रहेंगे। और मुझे लगता है कि पुरस्कारों में नहीं जाना है, कमाई में ही अगर जाना है तो अच्छा गीत गा करके भी आदमी कमाई कर सकता है। मैंने तो मनोज तिवारी जी को देखा है कि आज मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे गायक नहीं हैं। अब जहाँ पवन सिंह की बात करेंगे, जहाँ खेसारी लाल जी की बात करेंगे, जहाँ भरत शर्मा जी की बात करेंगे, जहाँ कल्पना जी की बात करेंगे, तो उस हिसाब और उस चीज़ को देखेंगे। मनोज जी उसके आसपास नहीं है जी, गायकी। हाँ, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अरविंद अकेला, कल्लू जी, रितेश पांडे जी, राकेश मिश्रा जी भी ठीक ठाक गाते हैं। इन सब के बावजूद आज मनोज जी जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे इसमें से कोई नहीं। आजकल हीरो की बात करते हैं, जो एक स्टारडम कुणाल जी ने दिया है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और 100 वीक्स और 50 डेज, तो कितनी फिल्में हैं। आज लोगों की 4 दिन 5 दिन फिल्में चल जाती हैं तो बस पोस्टर पे पोस्टर लग जाते हैं। पद चिन्हों को देख करके जब आदमी चलता है तो ठोकरें कब लगती हैं और मंजिलें आसान होती हैं। किसी को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो हर आदमी अपने आज़ाद देश का नागरिक है, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, कर रहा है। भैया एक गाना गा दीजिए। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना हे धनिया हो, मन करे निहारत रही, है मन करे निहारत रही। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और इधर देख सकते हैं, इधर खाना लगा हुआ है, अभी हम खाना खाएंगे। तो मिलेंगे हम आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।